नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। तीसरे चरण के तहत आज देश भर की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से पल पल का हर अपडेट लेकर प्राइम टीवी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग मुसलसल चल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान को 9 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अब महज 1 घंटे के करीब वोटिंग शेष रह गई है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा मुद्दा आज तीसरे चरण के मतदान में कारगर साबित हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो निश्चित तौर पर सुबह से ही मतदान को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। देश के करीब 1352 प्रत्याशियों की किस्मत मतदाता आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 12 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान चल रहा है। हालांकि ये 94 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन गुजरात के एक सीट पर पहले ही प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही मतदान किया गांधीनगर में। अमित भाई शाह, जो खुद प्रत्याशी भी हैं गांधीनगर से, वो भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राम गोपाल यादव की बात कर ली जाए, गुलाब देवी की बात कर ली जाए, एसपी सिंह बघेल की बात कर ली जाए, शिवराज सिंह चौहान जो खुद चुनावी मैदान में भी हैं और वो मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र की यह अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि किसी को नागरिक होने का अधिकार भी तभी मिलता है जब उसे मताधिकार हासिल होता है। ये भारतीय संविधान हम सबको, जो मतदाता हैं, उनको ये सबसे बड़ा अधिकार दिया है, क्योंकि हम फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र की जो ये परिभाषा है, उसमें हम अपने लिए अपनी सरकार चुनते हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का महापर्व है। हालांकि निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि 2 चरणों के मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो उससे कुछ ज़्यादा तीसरे चरण में मतदान देखने को मिल रहा है। हम चर्चा करेंगे इस पर कि आखिर कौन सा मुद्दा किस तरह से जनता को लुभा रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदीप जी, ये तेज़ तरार प्रवक्ता हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दिलीप यशवर्धन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। सबसे पहले अनुराग का हम रुख करते हैं। अनुराग, तीसरे चरण का रण जारी है। प्रत्याशियों के लिए निश्चित तौर पर ये दिन जो होता है परीक्षा की घड़ी मानी जाती है, क्योंकि मतदाता उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर लेता है। उत्तर प्रदेश में एक नज़ारा देखने को मिला है। इस बार हमें लगता है कि करीब 2 दर्जन गांवों में मतदाताओं ने अब मतदान का बहिष्कार किया। अमूमन मैंने देखा कि स्थानीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में ये नाराज़गी देखने को मिली। कहीं सड़क निर्माण की बात हो रही है, कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की बात हो रही है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के है। तो ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सूबे में सत्ता है। बिजली, पानी, सड़क, ये भी अभी तक आम जन तक नहीं पहुंच पाई है। आजादी को पाए हुए अब तो 75 साल के ऊपर उसका वक्त हो गया है, लेकिन हम हर 5 साल में अपना नेता चुनते हैं। इन नेताओं ने जो बुनियादी जरूरतें हैं उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया और ये अब तक क्यों नहीं पूरी हो पाई, उसको लेकर जो वोटर्स है उनमें तमाम तरह की नाराजगी है। और ये नाराजगी किसी एक बूथ से नजर नहीं आती है। हर लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव में बड़ी दिक्कतें आज भी। तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, उन योजनाओं का जो लाभ है क्या अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से बातें तो तमाम की जाती है प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर के, जो ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंच पाई और जो प्रधानमंत्री आवास है हर लाभार्थी क्यों नहीं प्राप्त हो पाया, ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और जिस तरीके से वोटिंग तौर से अगर मुद्दे जो है अगर वो पूरे नहीं होते, बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वोटरों का जो मन है वो कहीं ना कहीं चुनाव से हटता है और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी गिर रहा है। साफ तौर पे ये तस्वीरें तमाम जगह पे सामने आई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस चुनाव में खास तौर पे तमाम जो दिक्कत है उनकी प्रतिष्ठा गांव पे लगी है, चाहे वो डिम्पल यादव हो, अक्षय यादव हो, आदित्य यादव हो, या फिर एटा से जो बीजेपी का कद्दावर नेता है जो हैट्रिक भी लगा सकते हैं इस बार, राजीव, जो उनकी बात की जाए तो तमाम लोग हैं, लेकिन इनके भी क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कतें हैं।
तो ये दिक्कतें कब दूर होंगी, क्योंकि महानगरों से सटे हुए जैसे हम तमाम गांव हैं, क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, तो ये जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो पा रही हैं? क्या जनप्रतिनिधि ये बात पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? अगर बात वहां तक पहुंच भी रही है तो ये जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? क्योंकि बजट की कोई कमी नजर नहीं आती है। साल दर साल आप देखते हैं टैक्स में लगातार वृद्धि हो रही है, तमाम तरह के टैक्सेस लगे हैं, तमाम तरह के रेवेन्यू के जो सोर्सेज है वो नहीं खोजे जा रहे हैं, तो फिर जनता तक इसका लाभ क्यों नहीं पहुंचता है? इसी को लेकर के आप रस्ता कसी देख सकते हैं। अनुराग, जो वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी, अलग अलग मुद्दे आए, राम रहीम से लेकर के मंगलसूत्र से लेकर के मुसलमानों का आरक्षण काट करके ओबीसी के दूसरे वर्गों को, ओबीसी का आरक्षण काट करके मुसलमान के दूसरे वर्गों को देने की बात हो, इस तरह के तमाम बातें देखने को मिली। क्या इन मुद्दों का असर आज तीसरे चरण के वोटिंग में नजर आ रहा है? देखिए, मुद्दों का असर बिल्कुल जाहिर तौर पे है, क्योंकि घोषणा पत्रों में तमाम तरह के वादे किए गए और दावे भी किए गए। तमाम ऐसे भी घोषणा पत्र में वादे देखे गए जो 2019 में भी थे, वो 2024 में भी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 5 साल में वो वादे पूरे नहीं हो पाए। और जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात कर लीजिए कि पहले तो जो पहला चरण था उसमें हर पार्टी ध्रुवीकरण से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीसरा चरण आते आते तमाम ध्रुवीकरण के जो मुद्दे थे वो सामने आ गए। आरक्षण में देख लीजिए कि एक दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर के एक दूसरे पर सवाल लोग उठा रहे हैं कि आरक्षण में ओबीसी में है, मुस्लिम जो वर्ग है उसको शामिल करने की बात की जा रही है। ये कहीं घोषणा पत्र में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसी मंशा जरूर बीजेपी ने अपनी तरफ से सवालों में उठा दी है कि कांग्रेस इस तरह का कर सकती है अगर वो सत्ता में आई। इसी तरीके से कांग्रेस भी तमाम तरह के दोषारोपण करती है कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहीं होता नजर नहीं आता है। किसी एक खास वर्ग का ही विकास हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब वर्ग और की तरफ टूटता जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाली बातें हैं। और जिस तरह के जनसभाओं में इस चीज को उठा रहे हैं तमाम नेता, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बातें सामने हैं। और वोटरों के बीच भी इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। वोटरों के सामने एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये भी बात है कि इस बार प्रधानमंत्री की जो मोदी है तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन है उसमें जिस तरह के घोषणा पत्र आए, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र रहा हो या कांग्रेस का रहा हो या बाकी पार्टियों ने भी अपनी तरफ से जो वादे किए हैं, क्या वो पूरे कर सकते हैं? ये भी अब, क्योंकि आम आदमी जो है, जो वोटर्स है, वो अब ज्यादा जागरूक हो चुका है। तो ज्यादा जागरूक है तो अपने बारे में ज्यादा जानता है कि पिछले 10 साल में उसने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर उस पर जाएंगे तो अनुराग, आप दिन भर वोटिंग ट्रेंड पर नजर बनाए हुए हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रही है? क्या कुछ रिपोर्ट आपको मिल रहा है पूरे प्रदेश से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दे तो वही है महंगाई और बेरोजगारी, जिसको लेकर के विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठाते रहा है और तमाम तरह से इस तरह की बातों को लेकर के बीजेपी कटघरे में भी खड़ी होती रही है। लेकिन बीजेपी के भी अपने वादे हैं। बीजेपी ये बात जरूर कहती है साफ तौर पे कि एक दिन में ये चीज दूर नहीं की जा सकती है, लेकिन हमारे पास रोड मैप है जिसके जरिए जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाया जाएगा और महंगाई के जो मामले हैं उनको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साफ तौर से 8-10 साल में देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, इसका जवाब बीजेपी साफ तौर पर नहीं दे पा रही है। इसी तरह बेरोजगारी का मुद्दा है, एक स्टेट की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि युवा वर्ग काफी बड़ी तादाद में पढ़ा लिखा वर्ग है और वो अपने आप से अपने अधिकार अच्छे से जानता है और इसलिए वोट डालने जाता है तो 50 बार ये भी सोचता है कि अगर हम किसी नेता को चुनते हैं या कि वो सत्ता में आता है क्या हमारे हक के बारे में सोचेगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। महंगाई की बात करें तो महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, जो सैलरी है वो और कम से कम होती जा रही है, ठीक है। आय घट रही है। अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप जी के पास चलेंगे, फिर प्रदीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, भाई तीसरे चरण में आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हावी हैं और मतदाताओं का रुझान किस ओर है? तीसरे चरण के मुद्दे कुछ नए नहीं हैं, मुद्दे जो थे वो वही हैं और मुद्दे नहीं है एक्चुअली में, जो राजनीति के समीकरण होते वो समीकरण है। मुद्दे पर अगर इस देश में चुनाव होते तो शायद कभी सरकारें रिपीट ही नहीं करती या राजनीति में इस तरह के वादे नहीं किए जाते जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो वोटिंग परसेंटेज है। आज तीसरे चरण के मतदान में भी जो 3 बजे तक के रिजल्ट आए हैं वो 46 पॉइंट समथिंग यानी कि 47% मोटा मोटा आप ले लीजिए और सिर्फ अब 1-1.5 घंटा बाकी है वोटिंग में। तो वोटिंग परसेंटेज सबसे बड़ी चिंता का विषय है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, क्योंकि वो वोटर को अगर घर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये सत्ता के लिए भी चैलेंज है और विपक्ष के लिए भी चैलेंज है जी। क्योंकि उदासीनता वोटर की ना तो सत्ता के प्रति दिखाई दे, मतलब सत्ता के प्रति भी खराब दिख रही है और विपक्ष के प्रति तो बहुत ज्यादा खराब दिख रही है।
तो सबसे बड़ा जनतंत्र को बचाने का जो तरीका है वो ये कि मतदाता अपने घर से निकले और अपने मत का दान करे, जो वो कर पाने में नहीं कर रहा है। जी। तो जो आपका सवाल था कि मुद्दे क्या हैं, मेरे ख्याल से तो मुद्दों में कोई बदलाव नहीं है। आप किसी भी नेता का भाषण उठा करके देख लीजिए, वही पुरानी बातें हैं जो रहेंगी। सत्ता कहती है कि हमने बहुत सारी चीजें इस जनता को सब कुछ दे दिया है, और विपक्ष कहता है कि सत्ता ने जनता को कुछ भी नहीं दिया और बहुत सारी चीजें देना बाकी है। यही चीजें इस बार भी चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरी चीजें आपको अगर गौर से देखी जाए तो जो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, उसमें से भाजपा तो अपने प्रत्याशी लड़ा ही रही है, जिसमें से 5 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट है और बाकी सीटों पर सपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जी। और उन सपा के प्रत्याशियों में भी 3 सीटें बड़ी प्रमुख हैं, जिसमें यादव परिवार मैनपुरी की, जो हाँ। मुलायम सिंह जी का घर था, जहां पर डिंपल यादव लड़ रही हैं, और अक्षय यादव बदायूं से लड़ रहे हैं, अक्षय यादव आदित्य फिरोजाबाद से यादव। लड़ रहे हैं, आदित्य यादव जो है वो बदायूं बदायूं से लड़ रहे हैं। तो ये परंपरागत सीटें हैं, ये बचाना इनके लिए थोड़ा नाक का सवाल है। यानी कि आज का जो इलेक्शन है वो समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक जमीन को तय करेगा कि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो 2022 में जो परसेंटेज बढ़ा था वो वाकई में मेंटेन्ड है, या लोकसभा चुनाव में आदमी का ट्रेंड कुछ और होता है और विधानसभा चुनाव में कुछ और होता है। ये दिशा भी आज से तय हो जाएगी। जी। संभल में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये मेरा अपना आकलन है कि सत्ता के लिए खतरा है और समाजवादी पार्टी के लिए ये अच्छी बात है। संभल तो से आज उत्तर प्रदेश के संभल से ही दिलीप जी एक तस्वीर भी आई थी कि वहाँ कुछ पुलिसकर्मी जो है मतदाताओं को मतदान केंद्र से बाहर खदेड़ते हुए नजर आए थे। हालांकि निश्चित तौर पर इसका स्थानीय प्रशासन ने खंडन तो किया है, लेकिन मेरा देखिए, मैं इन सब की तस्वीरों पर बहुत विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक आप किसी भी खबर और किसी भी तस्वीर का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ना जानते हो, मतलब कि वो कहां से उसको ओरिजिनेट हो रही है, तब तक उस पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि क्लिपिंग देख करके ये सच्चाई लगा पाना कि क्यों खदेड़ा जा रहा है, वोट देने से खदेड़ा जा रहा है या वो कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे उससे रोकने के लिए खदेड़ा जा रहा है, ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते जब तक वहां पर कोई मौजूद आदमी इसका आंखों देखा दर्शन आपको ना बयान कर दे तब तक। दिलीप जी, एक सवाल और, तीसरे चरण के मतदान को प्रभावित करने के लिए ही क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे? क्योंकि वहां से फिर एक बार राम मंदिर को धार देने की कोशिश हुई। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इसका बखूबी बीजेपी इस्तेमाल भी कर रही है। ये तो आप हर चरण के चुनाव में देखिए ना कि जहां चुनाव होता है उसके बगल के राज्य में, बगल के जिले में प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा होता है। ये तो पिछली बार भी हुआ था जब पश्चिमी यूपी के चुनाव थे, बगल के जिले में प्रधानमंत्री जी का दौरा चल रहा था। आज फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उनका दौरा अयोध्या में चल रहा है। तो अब आप इन सारी बातों को कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं या स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड भी कह सकते हैं कि भाई जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश चूंकि एक मजबूत जमीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाक भी है, क्योंकि यहाँ पर योगी और मोदी 2 ही नारे चलते हैं। तो केंद्र से मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश से योगी जी हैं, और अगर ये फैक्टर काम नहीं करेगा तो फिर भाजपा के लिए कोई फैक्टर काम नहीं कर पाएगा। तो उस फैक्टर की मजबूती को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी बार बार इस जमीन पर अपनी दस्तक देते हैं, और चुनाव के दिन चूंकि उनका जब रोड शो होता है तो वो मीडिया में बार बार फ्लो होता है, न्यूज में चलता है, व्हाट्सएप पे चलता है, तो लोगों को ये ध्यान आ जाता है कि हाँ भाई हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से ही हैं, राम जन्मभूमि पर उन्होंने काम किया है, मंदिर का निर्माण कराया है, काशी का निर्माण कराया है। तो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है जनता को, वो संदेश इन रोड शो के माध्यम से इनडायरेक्टली पहुंचता है उनके पास। जी प्रदीप जी, भाई आप लोगों के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग है। 10 सीट की बात हम नहीं करेंगे बल्कि 93 सीटों की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के आप प्रमुख घटक दल हैं। क्या लगता है मोदी बनाम राहुल गांधी, इसमें आप कहाँ तक कारगर होंगे? सबसे पहले मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं। आप देखिए 93 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें लेकर देश में 93 सीटों पे चुनाव हो रहा है। इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपना चरम कर चुकी है। आप ये देखिए तीसरे चरण में गुजरात में 26 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी के पास 26 थी, मध्य प्रदेश में 9 में 9 थी, बिहार में 5 थी, छत्तीसगढ़ में 7 में 6 थी, कर्नाटक में 14 थी, महाराष्ट्र में 11 में 9 थी, उत्तर प्रदेश में 10 में 8 थी। अब उत्तर प्रदेश से स्टार्ट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 10 में 8 सीटें इनके पास थी, आज 3 बचने वाली नहीं है।
आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति में 93 सीटों पे बहुत ज्यादा स्थिति में पूरे देश में 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की मजबूती नजर आ रही है। बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। उसका कारण है यही मैं जानना चाहता था कि इस दावा के पीछे उसका कारण है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दुगनी कर देंगे। तो आय दुगनी करते करते आप 27 रुपए प्रतिदिन उनकी आय कर देते हैं, 74,000 रुपए उन पर कर्जा कर देते हैं। सम्मान निधि तो दे रहे हैं ना। सम्मान निधि में से 1.5 करोड़ किसानों का सम्मान निधि से नाम कट गया, जिसमें 59 लाख किसान उत्तर प्रदेश के हैं। जिसमें 59 लाख किसान उत्तर प्रदेश के हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। और आप बताइए, जब काले कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे होते हैं तो इनका गुंडा गृह राज्य मंत्री का बेटा इनके सीने पर गाड़ी चढ़ा देता है, और उसी गुंडे गृह राज्य मंत्री के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार लगी हुई है, उसे जिताने के लिए लगी हुई। हम बार बार इस देश समझ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो संविधान बदलने की बात कर रही है, और देश संविधान बनाने वालों के साथ है, जो संविधान के साथ खड़े उनके साथ है। बदलने के उदाहरण मौजूद हैं। जिस लल्लू सिंह जी अभी आप अयोध्या के दौरे पर प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे थे, उस उनके साथ उनकी गाड़ी पे बैठे थे आदरणीय लल्लू सिंह जी, जो संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की बात कर रहे थे। अरुण गोविल 400 सीटों की बात कर रहे हैं। इनके तमाम सांसद 400 सीटों की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संविधान बदलना। संविधान क्यों बदलना? संविधान इसलिए बदलना है कि आपको आरक्षण समाप्त करना है। उसका उदाहरण देख लीजिए। आप ये तो आरोप प्रदीप जी आप लोग लगा रहे हो कि संविधान बदलना है। मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा संविधान तो कांग्रेस के कार्यकाल में बदला है। आदरणीय लल्लू जी, अरुण गोविल जी, राजनाथ सिंह इनके बयान है, इनके बयान जिनको साथ लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, इनके बयान आपके चैनल पर। एक सवाल ले लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था कि प्रस्तावना तो किसी भी संविधान का बदला नहीं जाना चाहिए, उसमें भी आपने तब्दीली कर दी। नहीं, निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं, अरुण गोविल के बयान का कोई जवाब है क्या? लल्लू सिंह जी के बयान का कोई जवाब है क्या? हेगड़े जी के बयान का कोई जवाब है क्या? और इसका उदाहरण पेश कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश जी। जब शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मंदिर को गंगा जल से साफ करते हैं, उसका वीडियो वायरल करते हैं। तमाम समाचार चैनलों पे चलता है। आज भी कन्नौज में ये मामला हुआ है, अखिलेश जी समाचार चैनलों पे चलता है। और छोड़िए, महाराणा जो हमारे अग्रज हैं, हमारे ऐसे शौर्यवीर हैं जिनका पूरा देश सम्मान करता है, वहां पर अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ते हैं तो आप किस तरह से अभद्र गालियों का प्रयोग करते हुए राणा की मूर्ति के सामने आप किस तरह का प्रलाप करते हैं और मां बहन की गालियां देते हैं? ये शोभा देता है क्या? इसलिए कि वो पिछड़े लोग हैं, वो पीडीए से आते हैं, वो दलित हैं, पिछड़े नौजवान थे जो अपने नेता के लिए, अपने अग्रज के लिए वहां तक पहुंचते हैं, इसलिए आप ऐसा करते हैं। तो ये उदाहरण है कि आपको किसी भी तरीके से इस देश का पिछड़ा दलित ये वर्ग आपको पसंद ही नहीं है। इसके आपने कारण पेश किए हैं। आप बताइए, अब इसके आप जिनके वैचारिक वारिस हैं, आप चाहे मोहन भागवत के ले लीजिए, चाहे वैद्य जी ले लीजिए, तमाम आपके सर्वोच्च नेता जिनके वैचारिक वारिस हैं, उनके समय समय पर उनके बयान सामने आए और इसी बयान को लेकर आप लगातार आपकी परिणति आगे बढ़ती नजर आ रही है। और जब आप दूसरी तरफ आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप ऐसे लोग हैं, महिला सम्मान की बात करते करते प्रज्वल रवन्ना के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है, और किस तरीके से आप उसको डिफेंड करते हैं। अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल मेरी ओर से ले लीजिए, फिर अनुराग के पास चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच से बोलते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस ये लिख करके हमें गारंटी दे दे कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं करेगी। निश्चित तौर पर देश आप प्राइम टीवी के इस चैनल पर, क्योंकि इसको मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा, बिल्कुल इसको ब्रेकिंग चलाइए और बताइए कि आप चुनौती देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, उनसे पूछते हैं, और एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते संभ्रांत चैनल पर हम ये कहते हैं कि गुजरात में आज भी रिजर्वेशन माइनॉरिटी को, जहां पे 30 सालों से इनकी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, ये मुख्यमंत्री भी रहे, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं पिछड़े वर्ग में काट करके। बिहार में ये माइनॉरिटी को पिछड़े वर्ग से काट करके रिजर्वेशन दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग का काट करके माइनॉरिटी के लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। और देश से कितना बड़ा झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी आप? हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को चुनौती देते हैं, वो बताए कि गुजरात
गुजरात में कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है, महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है, बिहार में आपकी सरकार कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये झूठ बोल रहे हैं। अब इस देश से आरक्षण समाप्त करने का कोचक्र रच रहे हैं, जिसे इंडिया गठबंधन कतई किसी कीमत पर आपको कामयाब होने नहीं देगा। ये लड़ाई हम जारी रखेंगे इस देश की महिला सम्मान के लिए, इस देश के किसानों के सम्मान के लिए और इस देश के युवाओं को रोजगार के लिए। और आप आरक्षण देंगे कहां पे महोदय? आप तो संविदा विधि के आज की डेट में जब आपकी सरकार 43% नौकरियां संविदा पर हैं महोदय, आप बहुत कुचक्र रचते हुए इस देश से आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। ये इसके प्रमाण हैं। और लगातार जब सारी सरकारी कंपनियों को आप प्राइवेट सेक्टर में बेचे दे रहे हैं तो वहां आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये षड्यंत्र है आपका। इस षड्यंत्र को इंडिया गठबंधन कामयाब होने नहीं देगा, इस देश का नौजवान कामयाब नहीं होने देगा, इस देश का किसान कामयाब नहीं होने देगा। और महिला सम्मान में जिस तरह का आप आघात पहुंचा रहे हैं, इस देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी आपको। ठीक है, आपने युवा आदि आबादी सबको ये कर लिया। दिलीप जी, अगर उत्तर प्रदेश के 10 सीटों की बात की जाए तो इस बार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, ये फैक्टर कितना इंडिया गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? क्योंकि अमूमन मैं देख रहा था कि जातिगत समीकरण को अगर निकाला जाए तो कहीं ना कहीं बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द बनने वाली है। 1-2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसा देखने को मिल रहा है। जी चलिए अनुराग जी के पास चलते हैं। दिलीप जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुराग भाई, बीएसपी फैक्टर इस तीसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में कितना असर डालने जा रही है? देखिए, बीएसपी को लेकर के तमाम सरगर्मी तेज है। पहला प्रयास यही था इंडिया गठबंधन का कि बीएसपी भी उनके साथ सम्मिलित हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं और बीएसपी का अपना ही हिडन फॉर्मूला रहता है, उनका एक अंडर करंट चलता है। तो ऐसे में बीएसपी अगर कुछ चौंकाने वाले नतीजे लेके आती है तो कोई इसमें कुछ ताज्जुब वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आकाश आनंद की जो रैलियां हुई उनको तरीके से रोक लगती है। साथ ही मायावती जिस तरीके से जो तरीके से बाहर आती थी चुनाव दरमियान, वो नहीं है इस बार। तो बीएसपी कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे नजर जरूर आ रही है। लेकिन आप उनके वोटरों को कम करके नहीं आते। वोटर उनके कब क्या तब्दीली ला दे, इससे कोई भी जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ताज्जुब करते हैं। साफ तौर पे बीएसपी का जो अंडर करंट है वो चल रहा है और बीएसपी जो तमाम नतीजे हैं उसमें बड़े उलटफेर भी कर सकती है। तो देखने में दिलचस्प रहेगा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी किस तरीके से जो आज का जो चुनाव है तीसरे चरण का, इसमें क्या कुछ करके दिखाती है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संभल में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, तमाम तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं तो फर्जी वोटर वोट डाल रहा है, जिसको लेकर के तमाम सवाल उठाएंगे। आगरा में वोटिंग परसेंटेज अभी 4 बजे तक सबसे कम हुआ है और संभल में सबसे ज्यादा है। तो तमाम इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी जो उनके 3 बड़े नेता कहते हैं आप, अक्षय यादव, आदित्य यादव और तो डिम्पल यादव भी चुनाव में मैदान में है। उनकी जो क्लोज फाइट है वो कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि कोई भी बीजेपी से छोटा मोटा नेता मुकाबले में नहीं है, सब कद्दा बड़ नेता है और उनकी अपनी पकड़ रहती है। बूथ लेवल पॉलिटिक्स की बात करें तो उनकी जन तक पकड़ है। तो वोटरों को कितना लुभा पाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास ये भी बताने उन्होंने क्या किया, उन वोटरों के लिए क्या किया और वोटर क्या उनकी बात सुनते हैं या बदलाव की ओर देख रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में बदलाव सबसे बड़ी राह है और वोटर हमेशा कोशिश करता है कि बदल के आगे बढ़ना है। क्योंकि वोटरों के फायदे की बातें सभी करते हैं, लेकिन जो 10 साल बीजेपी रही उसके लिए क्या लाभ लेके आई है, क्या फायदा लेकर आई है, ये बीजेपी को साबित करना है। बाकी इंडिया गठबंधन की बात करें, गांठें कई हैं इंडिया गठबंधन में। आप देखिए कि अभी जब अमेठी रायबरेली की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़े कि रायबरेली से लड़े। फिर उसके बाद सेफ सीट उनको लगी रायबरेली, तो रायबरेली चले गए और अमेठी में जो सोनिया गांधी से कहे जाते हैं। प्रदीप जी से ये वहाँ पूछ लेते हैं। भाई प्रदीप जी, वाकई बीएसपी एक बड़ी फैक्टर है क्या आप लोगों के लिए चैलेंजिंग?
देखिए, जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अपनी चुनाव हारने की बौखलाहट में नहीं होते तो आप संभल से लेकर अमेठी तक जिस तरह से उपद्रव हुआ है, आप देखिए पुलिस को हथियार बनाकर मतदाताओं को मतदान केंद्र से लाठियां मार के भगाना, दूसरी तरफ पुलिस मूक दर्शक बनी अमेठी में देखती रही, कांग्रेस के कार्यालय पर ईंटें चलते रहे, गुम्मे चलते रहे, लाठियां चलती रही, हमारी गाड़ियां तोड़ दी गई। ये है भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट है। अगर उन्हें लगता कि हम राजनीतिक तरीके से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम चुनाव जीत सकते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती क्या? निश्चित तौर पर बहन जी जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्ट दिखाए हैं और कहीं न कहीं लगता है कि परोक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, मतदाता बार बार ठगा जाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने देखा है कि हमने विश्वास किया बहन जी पर और बहन जी ने हमारा सौदा कहीं और किया है, और इस देश में आरक्षण बचाने के लिए वो देश का अंतिम साथी, अंतिम सिपाही, निश्चित तौर पर लोकतंत्र बचाने के लिए, देश में आरक्षण बचाने के लिए एनडीए के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। ठीक है, वक्त हमें यहीं तक इजाज़त देता है। हालांकि आप प्राइम टीवी के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। फिलहाल प्रदीप जी और अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, तीसरे चरण का रण है और मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि देश भर के प्रत्याशियों की बात की जाए तो 1352 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 100 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। 4 जून को परिणाम आएगा, तब ये पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।